नमस्कार साथियों। आज हम लोग थर्ड ग्रेड परीक्षा को लेकर के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको लेकर के चर्चाएं करने वाले हैं। कई सारे विद्यार्थियों की ये क्वारी थी कि थर्ड ग्रेड में प्री और मेंस में कितना अलग है, क्या अभी केवल प्री की तैयारी करनी चाहिए या प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी साथ में करनी चाहिए। उसके संदर्भ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए, इसके लिए मैं विद्यार्थियों के सामने ये लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं सारी बातें खुल के करूँगा और हो सकता है कि मेरे अनुभव का कुछ लाभ आप लोगों के लिए हो, आप लोगों को मिले। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम का नाम क्या है और एग्ज़ाम कितने भागों में होगा, प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, बिल्कुल बेसिक से चर्चा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी सारी बातें जो हम लोग काउंसलिंग में बताते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारी बातें यहाँ पे खुल के कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग सभी इसका सहज रूप से उपयोग कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको मित्रों बताना चाहूँगा कि जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम होता है उसके दो एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो एग्ज़ाम होता है इसको रीट के नाम से जानते हैं, रीट, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान एग्जामिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर टीचर्स, इस नाम से ये रीट का एग्ज़ाम है, जो कि पात्रता परीक्षा है। ये एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है, 150 अंक का। और इस 150 अंक में सबको अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार नंबर लाने पड़ते हैं। कैटेगरी में यदि मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूं तो उसके लिए एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको 36% की आवश्यकता होती है। जो ओबीसी कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें 55% की आवश्यकता होती है। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें की 60% मार्क्स की आवश्यकता होती है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो सीधा सीधा हम लोग ये डिस्कस करें तो जनरल क्लास के लड़के लड़कियों को 150 में से 90 नंबर लाने पर ये एग्ज़ाम एलिजिबल माने जाते हैं, वो मेंस के लिए, या पात्र माने जाते हैं, योग्य माने जाते हैं मेंस के लिए। अब जो ये 150 अंक का पेपर है वो साइंस में या एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए या लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए कैसे अलग अलग बनता है, वो थोड़ी सी मैं बातें आप लोगों को बता देता हूँ। आपको जानकारी रखनी है कि जो 150 अंक है, 150 मार्क्स हैं, इसमें सभी के लिए कॉमन क्या होता है? तो 30 मार्क्स का जो साइकोलॉजी है वो सबके लिए कॉमन है। साइकोलॉजी वाला पोर्शन 30 मार्क्स का, चाहे वो L1 के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो L2 के हैं, सिलेबस एकदम सेम है, कोई उसमें एक शब्द का भी फर्क नहीं है। चाहे वो साइंस के हैं, चाहे वो एसएसटी के हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हैं, 30 नंबर का साइकोलॉजी प्री में पात्रता के लिए आप लोगों को पढ़ना ही है, जरूरी है। इसके साथ दो लैंग्वेज हैं जो आपको 30 मार्क्स की पढ़नी पड़ेगी। अब लैंग्वेज फर्स्ट में भी आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू पंजाबी और भी जो लैंग्वेज है वो आप कोई भी एक लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में रख सकते हो। उसका जो अंक है, उसके जो नंबर है वो 30 है। शर्त ये है कि जो आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में रखोगे वो आप लोग सेकंड लैंग्वेज के रूप में नहीं रख पाओगे, यानी आपको सेकंड लैंग्वेज के रूप में दूसरी लैंग्वेज चुननी पड़ेगी। जैसे कि आपने सपोज दैट हिंदी ली है तो आप दूसरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी नहीं ले पाओगे, उसके अलावा सारी लैंग्वेज ले पाओगे। इंग्लिश ले लो, संस्कृत ले लो, और भी जो आपका कोई सब्जेक्ट है, उर्दू पंजाबी जो आपके सब्जेक्ट है एक्सेट्रा, वो भी आप ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 30 नंबर का साइकोलॉजी सबके लिए कॉमन, दो लैंग्वेज सबके लिए कॉमन। ये जो 90 मार्क्स है मित्रों, ये चाहे L1 का स्टूडेंट है चाहे L2 का स्टूडेंट है, उसके लिए 90 मार्क्स बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब पीछे रहते हैं 60 नंबर, उसको लेकर के मैं चर्चाएं करता हूं। जो ये 60 अंक है उसमें L1 के लिए क्या पढ़ना पड़ता है और L2 के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, और L2 के अंदर भी दो पोर्शन बढ़ जाएंगे, एक एसएसटी और दूसरा साइंस। अब जो L1 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैथ्स पढ़नी पड़ती है और दूसरा उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ता है, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं।
और उसके अलावा जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां हैं, वो सब्जेक्ट की। इसके साथ एक यूनिट साइंस की भी आ जाती है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। सामाजिक अध्ययन भी आ जाता है, नागरिक शास्त्र भी आ जाता है ना। और साइंस विज्ञान की भी एक यूनिट कुछ टॉपिक आ जाते हैं। वो सब इसके अंदर मिला के, ये सारे सब्जेक्ट मिला के 60 अंक के होते हैं। ये L1 के लिए है। L2 में अब हम बात करते हैं SST को लेकर के और साइंस को लेकर के। यदि आपके हिंदी लैंग्वेज है या आपके इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो जाएंगे और उनके लिए SST का क्राइटेरिया लागू होगा। यदि आपने साइंस के साथ में किया है तो आपको साइंस के सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। इसमें अलग अलग दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको SST लेना पड़ेगा या आपको साइंस लेना पड़ेगा। इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा। प्री के लिए बात कर रहा हूँ, पात्रता परीक्षा के लिए बात कर रहा हूँ। यदि आप SST के स्टूडेंट हैं तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। मैं और बातें स्पष्ट करने के लिए आप लोगों के लिए सिलेबस भी लाया हूँ, वो सिलेबस हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लीजिएगा। ये सबसे पहले साइकोलॉजी है जो सबको पढ़नी ही पड़ेगी। बाल विकास, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अधिगम, समायोजन, ये टॉपिक है। और इसके अलावा ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, आकलन, मापन, मूल्यांकन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये सारी यूनिट जो 6 यूनिट है वो आपको सबको पढ़नी ही पड़ेगी। अब इसके बाद ये जो सामाजिक अध्ययन का जिसको हम SST कहते हैं, ये 60 मार्क्स का है, मैं आपको बता के आ चुका हूँ। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। इसके अंदर एक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़नी है। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म पढ़ने। और उसके बाद में महाजनपद काल पढ़ना है कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपद में कुरु महाजनपद है ना। तो अलग अलग वो महाजनपद आते हैं। आप लोग 16 महाजनपदों के बारे में जानते होंगे, है ना। काशी, कौशल, पांचाल वगैरह, चेदी वगैरह, ये सब महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं। मगध, मत्स्य, मल, है ना, अवंती, अस्मक, ये सब आप लोग नाम सुनते हो। तो वो महाजनपद पढ़ने। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है मौर्य और गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, और उसमें भी राजनीतिक इतिहास भी पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ उनका प्रशासन भी पढ़ना है। और ये चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका। ये इस चैप्टर के अंदर अंक बहुत अच्छे आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, ठीक है। भारत पढ़ना है आपको 600 से लगा के 1000 ईस्वी, जिसको आप बृहत्तर भारत के नाम से जानते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और विदेशों में कहाँ कहाँ पे हुआ, काठमांडू में हुआ, नेपाल में हुआ, चीन में हुआ, भूटान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जापान में हुआ, कंबोडिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, वो आसपास के जितने भी जो तत्व मौजूद हैं भारतीय संस्कृति के, उनको हम लोगों को पढ़ना पड़ता है यहाँ पे 600 से लगा के 1000 ईस्वी तक का समय। उसके बाद मध्यकाल के अंदर आपको भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। मुगल राजपूत संबंध आपको पढ़ने पड़ेंगे। मुगलों का प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति पढ़नी पड़ेगी। 1857 की क्रांति पढ़नी पड़ेगी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव पढ़ना पड़ेगा। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ने पड़ेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। ये हिस्ट्री के टॉपिक हैं। फिर 2 यूनिट पॉलिटी की आ जाती है। संविधान पढ़ना पड़ेगा। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी आपको। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पढ़ने पड़ेंगे। सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता, ये पढ़नी पड़ेगी। फिर आप लोगों को गवर्नमेंट वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। भाग संख्या 5, द यूनियन जिसको बोलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी पढ़नी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर ज्योग्राफी आ जाता है। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, सौरमंडल पढ़ना पड़ेगा। अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय पंच परिसंचरण, ज्वालामुखी, वॉल्केनो पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या वो पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक और यूनिट है भारत के भूगोल की। भू आकृति पढ़नी पड़ेगी। पूरा भारत का भौतिक विभाजन इसके अंदर आ गया। जलवायु पढ़नी पड़ेगी। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, नदी घाटी योजनाएं, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज पढ़ने पड़ेंगे। परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन विकास के एवं आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। कहने का मतलब है कि भारत की लगभग 70% ज्योग्राफी आप लोगों को यहाँ पे पात्रता परीक्षा के रूप में पढ़नी है।
65 से 70% भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है। कुछ एक टॉपिक छोड़ लो तो बाकी सब पूरा पढ़ना ही है आपको। राजस्थान के भूगोल के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। भौतिक प्रदेश पूरे पढ़ने हैं, जलवायु पढ़ना है, अफवाह प्रणाली, नदियां पढ़नी है, झीलें, मृदा संग्रहण, कृषि फसलें, ऊर्जा संसाधन, खनिज, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी योजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन वन्य जीव सारे पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान की हिस्ट्री के संदर्भ में भी प्राचीन सभ्यता एवं जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ने पड़ेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये पढ़ने पड़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। विरासत, दुर्ग महल स्मारक, मेले त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत, वाद्य यंत्र, हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण। कहने का तात्पर्य है कि आर्ट एंड कल्चर लगभग आप लोगों को 80% आर्ट कल्चर राजस्थान की पढ़नी ही पड़ेगी पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए, माइंड में रखिएगा। फिर टीचिंग मेथड के मुद्दे आ जाते हैं, वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। शिक्षण सामग्री वगैरह, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह, थोड़ा आईसीटी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो पोर्शन है ये पूरा आपको एसएसटी के लिए पढ़ना है। अब मैं बात करूंगा, अब एसएसटी के साथ साथ दूसरा जो पोर्शन है मित्रों साइंस का, उस साइंस के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है? तो साइंस के स्टूडेंट्स से मित्रों आपको दो चीज़ें पढ़नी है। 30 मार्क्स का साइंस पढ़ना है, 30 मार्क्स का मैथ्स पढ़ना है। 30 नंबर की मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आएगा और 30 नंबर का साइंस वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है। एसएसटी यदि आपने दिया तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और राजस्थान पढ़ना पड़ेगा। और आपने साइंस से यदि भरा है तो आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी 30 नंबर की, और मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये 150 नंबर का आपका प्री वाला पोर्शन है। अब मैं आप लोगों को ले जाता हूँ मेंस परीक्षा की तरफ, जो मुख्य परीक्षा होती है उसकी मैं आपको रणनीति बताऊं। मुख्य परीक्षा में क्या है, कैसे पढ़ना है, वो देखिए। सबसे पहले तो आप लोग एक ये बात जान लीजिएगा कि मुख्य परीक्षा है वो होगी कितने नंबर की। तो मुख्य परीक्षा प्यारे बच्चों 300 अंक की होती है, 300 मार्क्स। इसके अंदर 120 नंबर का जो जीके वाला पोर्शन है, जिसको राजस्थान का जनरल नॉलेज कहा जाता है, राजस्थान जीके, ये राजस्थान जीके मित्रों सभी को पढ़ना पड़ेगा, चाहे L1 के स्टूडेंट हैं, चाहे L2 के हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज ले रखी है आपकी, साइंस है, आर्ट्स है, कुछ भी है, आप लोगों को ये 120 नंबर का जीके तो पढ़ना ही है। भूगोल पूरी राजस्थान की पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान की इतिहास वाला पोर्शन पूरा आपको पढ़ना है। 1857 क्रांति वगैरह, चित्रकला, हस्तशिल्प, आभूषण, कल्चर पूरी पढ़नी है। भूगोल पूरा पढ़ना है, कल्चर पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। ये 3 तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है, और राजस्थानी भाषा आपको पढ़नी है सभी के लिए, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की कृतियां, साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य, ये आप लोगों को पूरा पढ़ना है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इसके अलावा जो और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है, वो देखो आप। ये रहा आपके सामने एसएसटी का सिलेबस है। यहाँ पे अब मित्रों आप लोगों को पहले तो ये बात बता दूं कि यदि आपको मेंस के अंदर एसएसटी लेनी है तो वो आपका 120 नंबर का होगा। जिन स्टूडेंट के एसएसटी नहीं है उन स्टूडेंट के साइंस भी हो सकता है। अब जो भी साइंस वाले हैं उनको अब साइंस भी पढ़नी है और मैथ्स भी पढ़नी है। अब जो कोई स्टूडेंट इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले हैं तो उन्हें ना तो साइंस पढ़नी है ना एसएसटी पढ़नी है। जो स्टूडेंट संस्कृत वाले हैं तो न तो उन्हें इंग्लिश पढ़नी है, ना साइंस पढ़नी है, ना 120 नंबर का एसएसटी पढ़ना है। जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो उनको केवल अपनी हिंदी पढ़नी है, ना संस्कृत पढ़नी है, ना इंग्लिश पढ़नी है, ना साइंस मैथ्स पढ़ना है, ना एसएसटी पढ़नी है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ध्यान ये रहे कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको पात्रता परीक्षा रीट के नाम से जानते हैं हम लोग, उस रीट के अंदर यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, एसएसटी से हैं, लैंग्वेज कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एसएसटी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री पूरी पढ़नी ही पढ़नी है। और दूसरा मैं आपको मेंस के अंदर ये बताना चाहूंगी 120 नंबर का जो जीके वाला पोर्शन है प्यारे बच्चों, वो आप सबको पढ़ना ही पढ़ना, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट रखना मत। अब मैं आगे आप लोगों की सहूलियत के लिए ये बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से पोर्शन है जो केवल प्री में है और मेंस में नहीं है, और ऐसे कौन से पोर्शन है जो मेंस में है और प्री में नहीं है। वो ध्यान से देखो एक बार। प्री के अंदर मित्रों आपको 30-30 नंबर की 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ये दोनों लैंग्वेज आप लोगों को मेंस के अंदर पढ़नी नहीं है।
नहीं पढ़नी है। मतलब जिसके लैंग्वेज है उसको तो पूरी की पूरी पढ़नी है। अब मैं एसएसटी के स्टूडेंट वालों को कह रहा हूँ, साइंस के स्टूडेंट वालों को कह रहा हूँ, उन दोनों को आप लोगों को लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, ठीक है। और जो कोई लैंग्वेज जब संस्कृत का है तो उसे संस्कृत 120 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, वो पूरा पढ़ना ही है। हिंदी के हैं उनको 120 नंबर की पूरी हिंदी आएगी, वो पढ़नी है। इंग्लिश वालों को 120 नंबर का पूरा इंग्लिश आएगा, वो पढ़ना ही है। जो एसएसटी के हैं उनको ये दो लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। साइंस के हैं उनको ये दो लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। प्री के अंदर ये दो लैंग्वेज सबको ही पढ़नी है, चाहे वो L1 के हो, चाहे वो L2 के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, वो सब पढ़ना ही है आपको, ठीक है। दूसरा, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ी कुछ मेंस की बातें, वो आप लोग देखिए। मेंस के सिलेबस के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। शैक्षिक परिदृश्य आप लोगों को बता देता हूं। ये देखिए, ये जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को शिक्षण अधिगम के नवाचार पढ़ने, राजस्थान में केंद्र और राजस्थान की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पढ़नी है, विद्यालय प्रबंधन विद्यालय समितियां पढ़नी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में पढ़ना है, अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-2011 दोनों आप लोगों को पढ़ने, ये दोनों पढ़ने ही है, ठीक है। और एसएसटी के अंदर तो वही सारे के सारे सब्जेक्ट है, मेंस के अंदर वो सारे आपको पढ़ने ही है। प्राचीन भारत की संस्कृति पढ़नी है, मौर्य काल और अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त काल इसमें नहीं है, मेंस में ध्यान रखना, केवल प्री में है, गुप्त काल मेंस में नहीं है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की बातें हैं, वहाँ पर दिल्ली सल्तनत नहीं थी, यहाँ पर है। राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी था, है ना। गतियाँ, ये जो पृथ्वी की गतियाँ वगैरह है, ये वहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर दी हुई है। अक्सर वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। और ये विश्व की कुछ ये कृषि के प्रकार वगैरह, औद्योगिक प्रदेश है, ये केवल मेंस में दिए हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सिलेबस हाथ में रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। एग्जाम के जो आजकल पैटर्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। आप हमेशा तैयारी करते समय अपने स्टडी टेबल पर अपने एक सिलेबस की प्रति, एक फोटोकॉपी जरूर रखें। अब मैं लास्ट में एक मूल मंत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। प्री की यदि तैयारी करोगे, जब तक एग्जाम प्री का नहीं होगा तब तक एग्जाम जिंदगी में कभी पास नहीं होगा। मैं ये सत्य बात बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे आकर मिलते हैं, उस आधार पर बता रहा हूँ कि आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी प्यारे बच्चों पहले करनी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे, उसके साथ साथ आपकी प्री की तैयारी भी लेके चलनी है। मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट 120 नंबर का है, तो वो प्री का 60 नंबर का सब्जेक्ट अपने आप ही साथ में हो जाएगा। लैंग्वेज की तैयारी भी आप लोगों को करनी है, शिक्षण विधियां भी आप लोगों को पढ़नी है। तो ध्यान ये रहे कि ऐसी गलतफहमी नहीं पालें कि पहले केवल प्री की तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, पास होंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। ये स्ट्रेटेजी गलत है। हालांकि ऐसा कुछ स्टूडेंट करते हैं, लेकिन उसका फल भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए आप मेंस की तैयारी साथ में लेकर चलें, मेंस की तैयारी को साथ में करें। उस तरह से एक शेड्यूल बनाएं कि मेंस के भी कुछ टॉपिक और कुछ टॉपिक प्री के भी जो कॉमन है वो पहले पढ़ लें, और उसके बाद प्री और मेंस के सब्जेक्ट को अलग अलग रूप से साथ में समय देते हुए आप लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों से कुछ सीख पाए होंगे, मेरी बातों को आप यूज में लेंगे और आपकी तैयारी के अंदर मेरी बातें जरूर काम आएगी। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न, कोई बात आप लोगों को पूछनी हो जो मैंने मेरी चर्चा के दौरान नहीं बताई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें उस बात को। मैं और मेरी टीम जैसे ही समय मिलेगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का, हर क्वारी का हम लोग जवाब देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।